हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। आज इसमें हम पहले खलजी डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पिछले पार्ट में आपने जाना था स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो वहाँ का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर था वो था बलबन। तो बलबन की डेथ के बाद विद इन 3 इयर्स स्लेव डायनेस्टी का अंत हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसका जो ग्रैंड सन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता, तो उसका मर्डर कर दिया जाता है। उसका मर्डर करता है जलालुद्दीन खलजी। तो जलालुद्दीन खलजी बलबन के ग्रैंड सन के मर्डर करने के बाद खुद अपने आप को राजा घोषित कर देता है। ठीक है, किंग डिक्लेयर कर देता है। और इस तरह से शुरुआत होती है एक नई डायनेस्टी की दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसका नाम है खलजी डायनेस्टी। तो इस तरह से जो सबसे फर्स्ट रूलर खलजी डायनेस्टी का बनता है वो कौन है? जलालुद्दीन खलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खलजी जो है उसके टाइम में क्या होता है, मंगोल्स इन्वेड करते हैं। थोड़े से 1292 में वो इन्वेड करते हैं इंडिया में, और थोड़े से वार के बाद क्या करते हैं, वो पीछे लौट जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक है, उनको पता चल जाता है कि हम यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है और आगे लड़ना। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वहाँ से फिर लौट जाते हैं बिना कुछ ज़्यादा नुकसान किए हुए या करवाए। उसके बाद क्या होता है कि जो जलालुद्दीन खलजी है, इसकी जो पॉलिसीज होती हैं वो अलाउद्दीन खलजी जो नेक्स्ट रूलर है उसको पसंद नहीं है। ठीक है, वो क्या करता है, इसका मर्डर कर देता है। जलालुद्दीन खलजी का मर्डर करने के बाद अलाउद्दीन खलजी खुद गद्दी के ऊपर बैठता है। तो ये जो डायनेस्टी है, ठीक है, खलजी डायनेस्टी शुरू होती है 1290 से, शुरू करता है जलालुद्दीन खलजी। ठीक है, और चलती है 1320 एडी तक। अलाउद्दीन खलजी वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ओके, ही इज रिकॉग्नाइज्ड द ग्रेट सुल्तान ऑफ दिल्ली। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल he adopted the system of spies. He started the system of spies. उसने जो गुप्तचर व्यवस्था उसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो कोई स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर किसी तरह का भी राजा के खिलाफ या उसके राज्य के खिलाफ कोई कर रहा है, साजिश कर रहा है, तो उसके लिए पहले से राजा को पता चल जाता था। उसने बहुत सारे अपने स्पाइज छोड़ रखे थे। ठीक है, गुप्तचर। यूनिफाइड द कंट्री, उसने कंट्री को क्या किया, पूरी की पूरी कंट्री को यूनिफाई कर दिया। ठीक है, बहुत सारे जो रेबल्स थे स्टेट के खिलाफ, राजा के खिलाफ खड़े हो जाते थे, उनको सप्रेस कर दिया। ठीक है, अलग अलग जो टेरिटरीज बटी हुई थी छोटी मोटी, उसको सबको अपने अंदर लेके आया। ठीक है, ही ब्रॉट एवरीवन अंडर हिज कंट्रोल। उसके बाद उसने क्या किया, सेक्युलराइज पॉलिटिक्स को एनकरेज किया। सेक्युलराइज पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आम लोगों के लिए उसने तो पब्लिक सर्विसेज है वो उसको खोल दिया। इसका मतलब क्या है कि अभी अगर किसी को अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है, कहीं पब्लिक सर्विस में ज्वाइन करना है, तो उससे उसका रिलीजन क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता था, उसकी कैपेबिलिटी को देखा जाता था। तो ये कुछ रिफॉर्म्स है जो उसने अलाउद्दीन खलजी ने स्टार्ट किए। इसी में से एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है लैंड रेवेन्यू का रिफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। उसने जो है अलाउद्दीन खलजी ने लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया। उसने क्या किया कि लैंड रेवेन्यू को हाफ से 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस रखा, कि जितनी भी उपज होती है उसका आधा या 1/3 हिस्सा जो है लैंड रेवेन्यू के तौर पर देना पड़ेगा किसान को। तो ये जो हाफ किन इलाकों में, वो इलाके जहां पर बहुत ज़्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, जो कि इलाके बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, जहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फॉर एग्जांपल गंगा एंड यमुना वैली में, ठीक है, यहाँ पर लैंड बहुत फर्टाइल है, वहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्शन है ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ का जो लैंड रेवेन्यू है वो कितना है, हाफ। अब ऐसे इलाके जहाँ पर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज लेस, कम उपजाऊ शक्ति है, क्रॉप प्रोडक्शन कम होती है, वहाँ के लिए, उन इलाकों के लिए उसने लैंड रेवेन्यू जो कितना कर दिया, 1/3। ठीक है, तीसरा हिस्सा, 1/3। सो
दिस वाज द, और ये जो लैंड रेवेन्यू है, जो टैक्स है, ये आप कैश में भी दे सकते हो या फिर काइंड में। तो किसानों के पास दो ऑप्शन थे, जहाँ तो वो अपना जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उसको बेचकर जो उनके पास कैश आता है उसमें पेमेंट कर दें टैक्स की, ठीक है, लैंड रेवेन्यू की। या फिर वो क्या कर सकते थे कि जो उन्होंने प्रोड्यूस की है उसी को वो दे दें, ठीक है। जैसे उन्होंने मान लो वीट प्रोड्यूस किया है तो वीट, हाफ वीट वो किसको दे देंगे, सरकार को, ठीक है। और सरकार के जो टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको उसने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि किसी से भी एक्स्ट्रा जो है टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ऐसा करने से उनको रोकने के लिए उसने सबसे पहले क्या डेवलप कर लिया था, स्पाई सिस्टम, ठीक है। तो ये एक उसकी बहुत बड़ी जो है, आप बोल सकते हैं कि स्पेशलिटी है, स्पाई सिस्टम। उसके बाद उसने क्या किया, कॉन्फिस्केट कर दिया, कब्जे में ले लिए जितने भी फ्री में, रेंट फ्री जो लैंड प्रोवाइड की गई थी, जैसे पंडितों को, ठीक है। उसके बाद जो नोबल्स हैं, जितने भी लोग हैं जिनको फ्री में गिफ्ट में दी हुई थी लैंड, उनको कॉन्फिस्केट कर दिया ताकि क्या किया जा सके, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो इस तरह से उसने जो है लैंड रिफॉर्म किए, लैंड रेवेन्यू में रिफॉर्म्स लाई, जिससे जो है स्टेट को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी आ जाती है मार्केट रेगुलेशंस, ठीक है। मार्केट रेगुलेशन में उसने क्या किया कि उसने नए कुछ रिफॉर्म्स लेके आया मार्केटिंग में, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम मार्केट्स को रेगुलराइज करेंगे, उनकी अच्छी से देख रेख करेंगे, ठीक है, उनके ऊपर चेक्स लगा के रखेंगे, तो स्टेट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और लोगों को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से लोग जो है प्राइसेस को बढ़ा नहीं सकेंगे। तो इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, फिक्स द प्राइसेस ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज़। जितनी भी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें हैं, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, उनकी उन्होंने जो प्राइस है फिक्स कर दी, ठीक है। कोई भी दुकानदार, कोई भी शॉपकीपर इस फिक्स प्राइस से ज़्यादा प्राइस किसी भी जो कस्टमर है उससे नहीं ले सकता था, कंज्यूमर से नहीं ले सकता था। उसने मार्केट सुपरिंटेंडेंट्स को अपॉइंट किया। मार्केट सुपरिंटेंडेंट्स के अंडर उसने न्यू मार्केट्स को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। हर एक तरह की कमोडिटी के लिए अलग तरह की मार्केट्स बनाई गई, ठीक है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अलग, एनिमल्स के लिए, कैटल के लिए अलग मार्केट, फूड ग्रेन्स की मार्केट अलग, वेजिटेबल्स की अलग, दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी मार्केट्स अलग। तो इस तरह से उसने जो है एक वेल प्लान तरीके से जो है पूरी की पूरी मार्केट्स को रेगुलराइज किया। देन यू नो ही हैज अ वेल डेवलप्ड स्पाई सिस्टम। उसके पास एक बहुत अच्छा स्पाई सिस्टम था। उसके जरिए वो क्या करता था कि दुकानदारों के ऊपर एक तरह की चेक रखता था, ठीक है। वो क्या करता था कि टाइम टू टाइम जो उनके वेट्स हैं और बैलेंसेस हैं, ठीक है, उनके वेट्स एंड बैलेंसेस को चेक किया जाता था। और जो चीटर्स थे उनको हार्श पनिशमेंट्स दी जाती थी। तो पनिशमेंट्स के डर से जो है दुकानदार हेरा फेरी करने से थोड़ा घबराते थे। तो ये है उसकी अलाउद्दीन खिलजी की द मार्केट रेगुलेशन पॉलिसी। मार्केट रिफॉर्म्स के बाद अब बात करते हैं उसके मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में, कि मिलिट्री के अंदर उसने क्या क्या रिफॉर्म्स किए। सबसे पहला जो सबसे बड़ा उसने रिफॉर्म किया, उसने दो न्यू कॉन्सेप्ट्स लेके आया मिलिट्री के अंदर। फर्स्ट हुआ चेहरा या हुलिया। इसमें क्या होता था कि एक सोल्जर का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था, ठीक है। उसका चेहरा कैसा है, उसके फेस के ऊपर कुछ स्पेशल मार्क्स हैं, जैसे मोल्स होते हैं, कोई स्कार है, ताकि उनको पहचाना जा सके, डिफ्रेंशिएट किया जा सके, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जा सके, कौन सा सोल्जर है, उसकी हाइट, वेट, ठीक है, उसकी फिजिकल फिटनेस के बारे में पूरा रिकॉर्ड। उसके बाद सेकंड उसने स्टार्ट किया दागना, और घोड़ों को दागा जाता था पहले उनके ऊपर निशान लगाने के लिए। ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया। तो ऐसा किस लिए किया, ताकि जो नोबल्स हैं या कोई और बंदा है वो चालाकी से या धोखे से, जो मिलिट्री के हॉर्सेज हैं वो स्पेशली ट्रेंड हॉर्सेज होते हैं और बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं, तो उनसे हाई क्वालिटी के हॉर्सेज होते हैं, तो उनको रिप्लेस ना कर सके कोई। हर हॉर्स के ऊपर
एक स्टैंप सी लगा दी जाती थी फायर से, ठीक है। आग से क्या करते थे, आग से गर्म करते थे किसी लोहे की चीज़ को, स्टैंप जैसी चीज़, फिर उसको घोड़े के ऊपर लगाते थे, तो उससे क्या वो परमानेंटली छप जाता था, जैसे कि टैटू होता है हमारा वैसे। तो इसको बोलते हैं ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस या दाग। तो ये दो चीज़ें जो है शुरू की मिलिट्री फॉर्म्स के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले। उसके बाद उसने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है। अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी में उसने क्या किया कि उसने पहले डिवाइड किया, रैंक्स में डिवाइड किया, ठीक है। फिर उनकी सैलरी का पूरा रिकॉर्ड रखा, सैलरी कैसे देनी है, कैश में देनी है, काइंड में देनी है। उसके बाद कि कितनी सैलरी देनी है वो फिक्स की। उसके बाद उसने ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। इन सभी रिफॉर्म्स का ये नतीजा हुआ, ठीक है, राइट फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू, देन द मार्केट रिफॉर्म्स, देन दिस मिलिट्री रिफॉर्म्स। इन सभी रिफॉर्म्स का फायदा क्या हुआ कि उसने अपनी टेरिटरीज को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। दूसरा, उसने नोबल्स के ऊपर के साथ ज़्यादा सोशल नहीं हुआ, वो ज़्यादा उनके साथ जो है घुला मिला नहीं, उनको ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि उनके फेवर में ज़्यादा नहीं रहा, ठीक है। उनसे काम करवाया जो कि करवाना जरूरी था। अपीजमेंट की पॉलिसी उसने ख़त्म की। तो इससे क्या हुआ, उसने अपने टेरिटरीज को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया, और उसकी टेरिटरीज को हम मैच कर सकते हैं विद द टेरिटरीज ऑफ द अशोका द ग्रेट, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि अपने यहाँ पर जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी उसने जो है पैट्रनाइज किया, ठीक है। हर बंदे की कैपेबिलिटी के हिसाब से वो उनको क्या करता था, प्रेफरेंस देता था। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद, ठीक है, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है। उसके बाद जो राजगद्दी को हासिल करने के लिए एक वार ऑफ सक्सेशन चलती है, ठीक है। आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। तो वहाँ पर एक रैंक होता है मलिक नाइब, इसको वाइस रीजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इस रैंक का एक आदमी था मलिक काफूर। वो क्या करता है कि सभी के सभी जितने भी वार ऑफ सक्सेशन में लोग शामिल हैं उनको हरा देता है, इंक्लूडिंग खिजर खान। खिजर खान जो असली हायर है थ्रोन का, उसको भी हरा के उनको एलिमिनेट कर देता है और खुद बन जाता है राजा। हालांकि राजा बनने के महज 1 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है, 1 मंथ में ही जो नोबल्स हैं वो उसको हटा देते हैं गद्दी से, ठीक है। और उनकी जगह बन जाता है, आ जाता है एक मुबारक खिलजी असेंडेड द थ्रोन, ठीक है। मुबारक खिलजी खुद आ जाता है और वो 4 साल तक राज करता है वहां पर, ठीक है। तो इन 4 सालों में वो क्या करता है, जितने भी रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम में किए थे, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, मार्केट रेगुलेशंस, धीरे धीरे उन सबको ख़त्म करता चला जाता है और उसकी जो है पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाती है स्टेट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसका जो मलिक होता है, मलिक नायब रीजेंट, वो उसकी हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है। तो उसका नाम होता है मलिक खुसरो खान। तो खुसरो खान थोड़ी देर के लिए राजा बनता है, लेकिन उसको बहुत कम समय में जो दीपालपुर, उस समय पंजाब में दीपालपुर नाम का एक जो हिस्सा है उसका गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक उस समय गवर्नर है। वो क्या करता है, इसको खुसरो खान को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। इसको हटा के ओवरथ्रो करके खुद राजा बन जाता है और इस तरह से दिल्ली सल्तनत के अंदर एक और डायनेस्टी का अंत होता है, खिलजी डायनेस्टी का, और एक नई डायनेस्टी का ओरिजिन होता है, उदय होता है, राइज होता है, जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। तो ये था हमारा 3rd पार्ट जो था खिलजी डायनेस्टी के ऊपर। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। हैव अ ग्रेट टाइम।